कितने चाव से इस घर में प्रियांशी बहू बनकर आई थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण लाडली थी। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हो जाती थी। ज्यादा आजादी की वजह से बेपरवाह भी बहुत हो गई थी। माँ जब कभी पिताजी से शिकायत भी करती तो वे यही कहकर टाल देते, एक ही तो है, उसके भी पीछे पड़ी रहती हूँ। ससुराल जाकर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब ही जाना है, अभी तो चैन से रहने दो। माँ बेचारी मन महसूस कर रह जाती। आज उसने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा था। पति एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घर में एक ननद और सास थी। शादी के बाद 1 महीना तो मानो पलक झपकते ही बीत गया। घर में सभी उससे बेहद चाहते थे। नई नवेली होने के कारण कोई उससे काम भी नहीं करवाता था। सुशांत भी उसका पूरा ध्यान रखता। उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती। प्रियांशी भी नए घर में बेहद खुश थी। उसकी ननद गरिमा दिन भर काम में लगी रहती, मगर भाभी से कभी कुछ नहीं कहती। सुशांत का ख्याल था कि धीरे धीरे प्रियांशी खुद ही कामों में हाथ बटाने लगेगी, लेकिन प्रियांशी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही को देखकर सुशांत ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो प्रियांशी, गरिमा मेरी छोटी बहन है। उसके सिर पर पढ़ाई का भी बोझ है, और फिर इस उम्र में माँ से भी ज्यादा काम नहीं हो पाता। तुम कामकाज में गरिमा का हाथ बटा दिया करो। भाई मैंने तो अपने मायके में कभी 1 गिलास पानी का भी नहीं उठाया, और फिर मैंने नौकरानी बनने के लिए तो शादी नहीं की। अदा से अपने बाल संवारती हुई प्रियांशी ने जवाब दिया। सुशांत को उससे ऐसे जवाब की जरा भी उम्मीद न थी। फिर भी उसने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। फिर नारी का पूर्ण सौंदर्य तो इसी में है कि वह अपने साथ साथ घर को भी संवारे। प्रियांशी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और मुंह फेर कर सो गई। सुशांत ने चुप रहना ही उचित समझा। सुबह जब वह उठी तो सुशांत दफ्तर जा चुका था। प्रियांशी को ऐसी उम्मीद तो जरा भी न थी। उसने तो सोचा था कि सुशांत उसे मनाएगा। दिन भर बिना कुछ खाए पिए कमरा बंद करके लेटी रही। गरिमा ने उसे खाना खाने के लिए कहा भी, मगर उसने मना कर दिया। भाभी सुबह से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया। शाम को सुशांत के लौटने पर गरिमा ने उसे बताया। सुशांत तुरंत उसके कमरे में गया और स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या अभी तक नाराज हो? चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी भूखा ही सो जाऊं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो, मैं खाना लगाती हूं। मुस्कुराते हुए प्रियांशी उठी। बात आई गई हो गई। इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। रोज नई नई फरमाइशें करती, खाली वक्त में घूमने चली जाती। घर का उसे जरा भी ख्याल न था। कई बार सुशांत के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मार कर रह जाता। आज सुशांत को दफ्तर जाने में पहले ही देर हो रही थी। उसने कमीज निकाली तो देखा उसमें बटन नहीं थे। झल्लाकर प्रियांशी को आवाज दी, तुम घर में रहकर सारा दिन आईने के आगे खुद को निहारती हो, कभी और कुछ भी देख लिया करो। मेरी किसी भी कमीज में बटन नहीं है, क्या पहनकर दफ्तर जाऊंगा? उसके रूप में लेकिन जीवन बिताने के लिए उसने सिर्फ सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जो मन से भी सुंदर हो, जो उसका ख्याल रख सके, उसकी भावनाओं को समझ सके। अरे यार,
क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? हर्षल की आवाज ने उसे चौंका दिया। हाँ, नहीं नहीं तो यूं हकला क्यों रहे हो? क्या शादी के बाद हकलाना भी शुरू कर दिया? हर्षल ने छेड़ते हुए कहा। कभी भाभी जी को घर भी लेकर आओ, या उन्हें घर में ही छिपाकर रखोगे? नहीं यार, यह बात नहीं है। किसी दिन समय निकालकर हम दोनों जरूर आएंगे, सुशांत ने उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था। खैर, घर तो जाना ही था। बेमन से ही घर चल दिया। भैया, तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई, घर पहुंचते ही गरिमा ने बताया। बहू बहुत गुस्से में लग रही थी बेटा, क्या तुमसे कोई बात हो गई? मां ने घबराते हुए पूछा। नहीं नहीं तो यूं ही चली गई होगी, बहुत दिन हो गए ना उसे अपने माता पिता से मिले, सुशांत ने बात संभालते हुए कहा। भैया, तुम्हारा खाना लगा दूं? नहीं, आज भूख नहीं है मुझे, कहकर सुशांत अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे प्रियांशी की बहुत याद आ रही थी। याद करने पर बीते हुए सुख के लम्हे भी दुख ही देते हैं। ऐसा ही कुछ सुशांत के साथ भी हो रहा था। सुशांत जानता था कि जब तक वह प्रियांशी को लेने नहीं जाएगा, वह वापस नहीं आएगी। लेकिन वह ही उसे लेने क्यों जाए? गलती तो प्रियांशी की है। जब उसे ही परवाह नहीं, तो वह भी क्यों चिंता करे? लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। बिस्तर से उठकर गैलरी में आकर टहलने लगा। सोचने लगा कि अगर वह प्रियांशी की तरह जिद करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर उसे अपने फर्ज का एहसास नहीं, तो क्या वह भी अपना फर्ज भूल जाएगा? उसे प्रियांशी के साथ किए गए अपने व्यवहार पर गुस्सा आने लगा था। इसी कशमकश में उसे पता ही नहीं चला कि सूरज निकल आया और उसने पूरी रात यूं ही काट दी। आज उसका दफ्तर जाने को बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि वह प्रियांशी को समझाकर वापस ले आएगा। प्रियांशी के बिना उसे एक पल भारी पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया एक व्रत के सहारे घूमती रहती है, जिसका केंद्र बिंदु सिर्फ प्रियांशी है। उधर प्रियांशी भी कम दुखी नहीं थी, लेकिन उसका अहम उसके और सुशांत के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे हर पल सुशांत उसका पीछा करता रहा हो, या शायद वह ही सुशांत के इर्द गिर्द मंडराती रही हो। अपने ख्यालों में खोई हुई ही थी कि मां ने बताया, नीचे सुशांत आया है, तुम्हें बुला रहा है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। मैं तुम्हें लेने आया हूं। अगर तुम खुशी से अपने माँ बाप के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो। सुशांत ने अधिकार से प्रियांशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सुशांत को इस तरह मिन्नत करते देख उसके मन में फिर अहम जाग उठा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम इसलिए ले जाना चाहते हो ना, ताकि अपनी माँ और बहन के सामने मुझे लज्जित कर सको। तुम पत्नी हो मेरी, और तुम्हारा पति होने के नाते इतना तो हक है मुझे कि तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा सकूं। बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अपना सामान बांधकर आ जाओ, कहकर सुशांत कमरे से बाहर निकल गया। जाने की खुशी तो प्रियांशी को भी कम नहीं थी। वह तो सुशांत पर सिर्फ यह जताना चाहती थी कि उसे उसका घर छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर सुशांत ने प्रियांशी को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया। अब तो सुशांत ने उसे टोकना भी बंद कर दिया था।
एक दिन सुशांत दफ्तर से लौटा तो देखा माँ रसोई में काम कर रही है। पूछने पर पता चला कि गरिमा काम करते हुए फिसल गई थी। पैर में चोट आई है, डॉक्टर पट्टी बांध गया है। प्रियांशी कहाँ है माँ? प्रियांशी को घर में न देखकर सुशांत ने पूछा। माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से अपनी किसी सहेली के यहां गई हुई है। शाम के 7 बज रहे थे और प्रियांशी का कोई पता न था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला, सामने प्रियांशी खड़ी थी। अरे यार, हम लोग फिल्म देखने चले गए थे। लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई। बहुत थक गई हूं आज। पर्स कंधे से उतारते हुए प्रियांशी ने कहा। सुशांत चुप ही रहा। उसने प्रियांशी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब प्रियांशी कमरे से बाहर आई तो डॉक्टर को आते हुए देखा। माँ जी, अपने यहां कौन बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा। गरिमा के पैर में चोट लगी है, मां ने स्पाट लहजे में उत्तर दिया। गरिमा को चोट लगी है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत नहीं थी बहू। मां के सवर की तलखी को प्रियांशी ने महसूस कर लिया था। वह तुरंत गरिमा के पास गई। अब कैसी हो गरिमा? ठीक हूं भाभी, धीमे स्वर में गरिमा ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया तुम्हारी चोट के बारे में, प्रियांशी ने थोड़ा झेपते हुए कहा। उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा होगा भाभी, गरिमा ने बात टालते हुए कहा। मगर आज प्रियांशी को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहना चाहती थी। शाम को सुशांत लौटा तो उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि गरिमा को चोट लगी है? तुम पहले ही थकी हुई थी, सुशांत ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और हाँ, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है, तैयार हो जाना। घूमने की बात सुनते ही प्रियांशी खुश हो गई। जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल को उसे गरिमा की चोट का ख्याल भी आया, मगर फिर उसने नजरअंदाज कर दिया। भाई, खाने में मजा आ गया। भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती है, सुशांत ने उंगलियां चाटते हुए कहा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो हर्षल, जो तुम्हें इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। यार, तुम भी तो कम नहीं हो। इतनी सुंदर भाभी है हमारी। जितनी सुंदर वे खुद है, उतना ही अच्छा खाना भी पकाती होगी, हर्षल ने हंसते हुए कहा। अमिता, खाना तो हो गया है, अब जरा हम लोगों के लिए कुछ मिठाई भी ले आओ। अमिता मिठाई लाने चली गई। और भाभी जी, अब आप कब हमें अपने हाथ का बना खाना खिला रही हैं? हर्षल ने प्रियांशी से पूछा। प्रियांशी ने सुशांत की तरफ देखा और झेप गई। अमिता का घर देखकर उसे खुद पर शर्म आ रही थी। अमिता सांवली थी और दिखने में भी कोई खास न थी, लेकिन उसने अपना पूरा घर इस सलीके से सजा रखा था, उससे उसकी सुंदरता का परिचय मिल रहा था। सारा खाना भी अमिता ने खुद ही बनाया था, लेकिन उसने तो कभी खाना बनाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। सुशांत को इस तरह अमिता के खाने की प्रशंसा करते देख उसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। तभी अमिता मिठाई ले आई। सबको देने के बाद एक टुकड़ा फालतू बचा था। लो हर्षल, इसे तुम ले लो, अमिता ने मिठाई हर्षल को देते हुए कहा। भाई नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है, इस पर तुम्हारा ही हक है। इतना कहकर हर्षल ने मिठाई का टुकड़ा अमिता के मुंह में रख दिया। आधा टुकड़ा अमिता ने खाया और आधा हर्षल को खिलाती हुई बोली,
मेरी हर चीज में आधा हिस्सा तुम्हारा भी है। यह देख सभी लोग हंस पड़े। प्रियांशी उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। आज उसका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। यह भी तो प्यार है, कितना पवित्र, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए। उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ वह नहीं है जो रात के अंधेरे में किया जाए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं। लेकिन उसने तो कभी सुशांत की पसंद जानने की भी कोशिश नहीं की। उसने तो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। चलो हम दूसरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं, ये लोग तो अपने दफ्तर की बात करेंगे, अमीता ने प्रियांशी को उठाते हुए कहा। अमीता और प्रियांशी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। अमीता घर के बारे में बातें कर रही थी, जबकि प्रियांशी ने कभी घर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। तभी अमीता ने कहा, बड़ी सुंदर साड़ी है तुम्हारी, क्या सुशांत ने लाकर दी है? नहीं नहीं नहीं, तो चौंक सी गई प्रियांशी, मैंने खुद ही खरीदी है। भाई ये तो मुझे कभी कुछ लाने का मौका ही नहीं देते। इससे पहले कि मैं लाऊं ये खुद ही ले आते हैं। लेकिन इस बार मैंने भी कह दिया है कि अगर मेरे लिए साड़ी लाए तो बहुत लड़ूंगी। हमेशा मेरा ही सोचते हैं, यह नहीं कि कभी कुछ अपने लिए भी ले आईं। इस बार मैं उन्हें बिना बताए उनके लिए कपड़े ले आई। दूसरों की जरूरतें पूरी करने में जितना मजा है वह अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं है। चलो आज घर नहीं चलना है क्या? सुशांत ने उसकी बातों में खलल डालते हुए कहा। अच्छा अब चलते हैं, किसी दिन आप लोग भी समय निकाल कर आइए ना, प्रियांशी ने चलते हुए कहा। आज हर्षल के घर से लौटने पर प्रियांशी के मन में हलचल मची हुई थी। उसके कानों में अमीता के स्वर गूंज रहे थे। एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने में जितना मजा है अपनी इच्छाएं पूरे करने में वह नहीं है। लेकिन उसने तो कभी दूसरों की जरूरतों को जानना भी नहीं चाहा था। उसने तो यह भी नहीं सोचा कि घर में किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं। और एक अमीता है, सुंदर न होते हुए भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। जिम्मेदारियों के प्रति अमीता की सजगता देखकर प्रियांशी के मन में गलाने का अनुभव हो रहा था। अमीता भाभी बहुत अच्छी है न? प्रियांशी ने मौन तोड़ते हुए कहा। हाँ, सुशांत ने भी ठंडी आह छोड़ते हुए कहा। उस रात प्रियांशी चैन से सो न सकी। सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। सुशांत ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दे दी। प्रियांशी को आराम करने के लिए कहकर सुशांत दफ्तर चला गया। प्रियांशी को बुखार के कारण सिर में बहुत दर्द था। तभी गरिमा लड़खड़ाते हुए आई। कैसी तबीयत है भाभी? लाओ तुम्हारा सिर दबा दूं, कहकर सिर दबाने लगी। माँ भी बहुत चिंतित थी। समय समय पर माँ दवा दे रही थी। आज प्रियांशी को महसूस हो रहा था कि उसने कभी भी इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके जरा से बुखार ने किस तरह सबको दुखी कर दिया। अपने पैर में चोट होने के बावजूद गरिमा उसका कितना ध्यान रख रही थी। माँ भी कितनी परेशान थी उसके लिए। 3-4 दिन में प्रियांशी ठीक हो गई। आज वह सुशांत से पहले ही उठ गई थी। चाय बनाकर सुशांत के पास आई। उठिए जनाब, चाय पीजिए, आज दफ्तर नहीं जाना है क्या? सुशांत को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? आज इतनी जल्दी कैसे जग गई? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। जल्दी कहाँ, मेरी आंखें तो बहुत देर में खुली। सुशांत की ओर देखते हुए प्रियांशी ने कहा।
आज उसने घर के सारे काम खुद ही किए थे। काम करने में मुश्किल तो बड़ी हो रही थी, मगर फिर भी वह सब करना उसे अच्छा लग रहा था। आज वह पहली बार नाश्ता बनाने के लिए रसोई में आई थी। माँ जी, आज से नाश्ता मैं बनाया करूँगी। माँ जी के हाथ से बर्तन लेते हुए प्रियांशी ने कहा। बहू, तुम नाश्ता बनाओगी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन आप मुझे सिखाएंगी न? बोलिए ना माँ जी, आप सिखाएंगी मुझे? हाँ बहू, अगर तुम सीखना चाहोगी तो जरूर सिखाऊंगी। आज सुशांत को बड़ा अजीब लग रहा था। उसका सारा सामान उसे जगह पर मिल गया था। कपड़े भी सलीके से रखे हुए थे। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए आया तो प्रियांशी को नाश्ता लाते देख चौंक गया। आज तुमने नाश्ता बनाया है क्या? क्यों? मेरे हाथ का बना नाश्ता क्या गले से नीचे नहीं उतर पाएगा? मुस्कुराते हुए प्रियांशी बोली। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। सैंडविच उठाते हुए सुशांत बोला। सैंडविच तो बड़े अच्छे बने हैं, तुमने खुद बनाए हैं? सुशांत ने पूछा, फिर कुछ रुपये देते हुए बोला। तुम कल अपनी साड़ियों के लिए पैसे मांग रही थी ना, ये रख लो। सुशांत के दफ्तर जाने के बाद जब प्रियांशी ने सैंडविच चखे तो उससे खाए नहीं गए। नमक बहुत तेज हो गया था। उसे सुशांत का ख्याल आ गया, जो इतने खराब सैंडविच खाकर भी उसकी तारीफ कर रहा था। शायद उसका दिल रखने के लिए सुशांत ने ऐसा किया था। उसकी पलकें भीग गईं। प्यार की भावना को देखकर उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया। घर का काम करने में आज उसे अपनत्व का एहसास हो रहा था। फिर उसे सुशांत के दिए गए पैसों का ख्याल आया। उसने गरिमा को साथ लिया और बाजार चली गई। सुशांत के दफ्तर से लौटने से पहले उसने सारा काम निपटा लिया था। अपनी साड़ियाँ ले आई? शाम को चाय पीते पीते सुशांत ने पूछा। मेरे पास साड़ियों की कमी कहाँ है? आज तो मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। इतना कहकर उसने सारा सामान सुशांत के सामने रख दिया। यह माँ की साड़ी है, यह गरिमा का सूट, और यह तुम्हारे लिए। सुशांत उसे अपलक निहार रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही प्रियांशी है जिसे अपनी जरूरतों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। आज उसे प्रियांशी पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगी थी। अपने लिए कुछ नहीं लाई? प्यार से पास बिठाते हुए सुशांत ने पूछा। क्या तुम सब लोग मेरे अपने नहीं हो? सच तो यह है कि आज पहली बार ही मैं अपने लिए कुछ ला पाई हूं। यह सामान लाकर जितनी खुशी मुझे हुई है, उतनी कई साड़ियां लाकर भी न मिल पाती। सच, आज ही मैं प्यार का वास्तविक मतलब समझ पाई हूं। प्यार एक भावना है, समर्पण की चेतना, खो जाने की प्रक्रिया, मिट जाने की तमन्ना। इसका एहसास शरीर से नहीं होता, अंतर्मन से होता है। हृदय ही उसका साक्षी होता है, कहकर प्रियांशी ने अपना सिर सुशांत के सीने पर रख दिया। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? क्या सच में प्यार यही है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।